इस बार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए फुल बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। लेकिन सरकार के पास ये पैसा कहां से आता है और ये कहां खर्च होता है, जानते हैं आज के वीडियो में। सरकार के पास टैक्स और नॉन टैक्स दोनों सोर्सेज से पैसा आता है। ब्याज चुकाने से लेकर सब्सिडी और स्कीम सहित अन्य कामों पर सरकार पैसे को खर्च करती है। इसे 1 फरवरी 2023 के बजट के आंकड़ों के आधार पर 1 रुपए के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि सरकार के पास 17 पैसे जीएसटी, 15 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, 15 पैसे इनकम टैक्स, 7 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 6 पैसा नॉन टैक्स रिसीप्ट, 2 पैसा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, 4 पैसा कस्टम और 34 पैसा उधार से आता है, जिसे सरकार कुछ इस तरह खर्च करती है। जैसे मान लीजिए 1 रुपए में से सरकार 20 पैसा कर्ज और ब्याज चुकाने, 17 पैसा केंद्रीय योजनाओं पर, 9 पैसा केंद्र स्पॉन्सर्ड योजनाओं और अन्य संस्थानों पर, 18 पैसा राज्यों पर, बाकी पैसा रक्षा, पेंशन, सब्सिडी और अन्य चीजों पर खर्च करती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जो 197.39 करोड़ रुपए का था। वहीं 2023 में जो बजट पेश किया गया था वो 45.03 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में हुए अब तक के बदलावों को भी जान लीजिए। 1955 में बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था। 1956 से ये हिंदी में छपने लगा। वहीं 1999 से पहले आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। 1999 से ये सुबह 11 बजे पेश होने लगा था। 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा है। वहीं 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। साथ ही 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। 1947 से लेकर अब तक देश में 73 आम बजट, 14 अंतरिम बजट या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं। देश के पहले बजट को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथई ने पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2024 के बजट में सरकार कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं करने वाली है। ये अंतरिम बजट होगा क्योंकि इस साल चुनाव है। आखिर वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? क्या होता है अंतरिम बजट और ये आम बजट से कैसे अलग होता है? क्या होता है आम बजट? सबसे पहले ये समझते हैं। ये सरकार की कमाई और खर्चे का रोड मैप होता है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष में सरकार कहाँ कितना कमाएगी और कहाँ कितना खर्च करेगी, इसका हिसाब किताब बजट में होता है। अब बात अंतरिम बजट की। ये क्या होता है और इसे कैसे पेश किया जाता है? कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक देश और सरकार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है। इसलिए वर्तमान सरकार नई सरकार बनने से पहले तक जितना वक्त बचा है उतना ही बजट पेश करती है, जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है। इसके लिए सरकार वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 116 के तहत डिफाइन किया गया है। इसमें सरकार को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया यानी सरकारी खजाने से ग्रांट ऑफ एडवांस मिलता है, जो एक तरह का अनुदान होता है, जिससे सरकार को जरूरी खर्चों के लिए इजाजत मिल जाती है। नई सरकार बनने के बाद जून जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट पर चुनाव आयोग की पैनी नजर होती है ताकि मौजूदा सरकार बजट से वोटरों को प्रभावित न कर सके। बड़ी घोषणाएं करने पर वैसे सरकार पर कोई रोक नहीं होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए कुछ सीमाएं तय कर रखी हैं। ऐसे में सरकार की ओर से बड़े ऐलान और वादे नहीं किए जाते हैं। भारत में अभी तक सबसे ज्यादा आम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई रहे हैं, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में अंतरिम बजट को लेकर कोई टर्म नहीं है। इसके चलन में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आजाद भारत में पहली बार बजट आर.के. षणमुगम चेट्टी ने पेश किया था, जिसमें नए नियम और टैक्स लागू नहीं किए गए थे। इस वजह से 95 दिन के बाद एक और पूर्ण बजट पेश किया गया। उस वक्त के वित्त मंत्री रहे षणमुगम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद भारत का अंतरिम बजट कुछ दिनों के लिए पेश किया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए पेश किए जाने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाने लगा। पर क्या आप जानते हैं कि बजट कैसे तैयार होता है और इसमें कितना वक्त लगता है? आमतौर पर 6 महीने में बजट तैयार हो जाता है। वित्त मंत्रालय सभी राज्यों के मंत्रालयों और विभागों से उनके खर्च और जरूरी फंड का डेटा मंगवाते हैं। फिर तय किया जाता है कि किसको कितना बजट अलॉट किया जाएगा। सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बजट के दस्तावेज लीक ना हो, इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें तैयार किया जाए।
देश के कुल बजट का 20% पैसा सरकार ब्याज चुकाने पर खर्च करती है, जबकि रक्षा पर सिर्फ 8%। केंद्र सरकार पर जीडीपी की तुलना में 60% से ज्यादा कर्ज हो गया है। 23 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत सरकार को कर्ज लेने पर चेतावनी दी थी। सरकार इतना ब्याज किसे चुका रही है और कर्ज का ये पैसा कहां खर्च होता है? सरकार 4 तरह से कर्ज लेती है। पहला है देसी कर्ज, जिसमें बीमा कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी, RBI जैसे बैंक सरकार को कर्ज देते हैं। दूसरा है सार्वजनिक कर्ज, इसमें ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम जैसी चीजें शामिल हैं। तीसरा है विदेशी कर्ज, जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लिया जाता है। और चौथा है अन्य कर्ज, जिसमें सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना शामिल है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में ये कितना बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2023 तक देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ और राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। केंद्र सरकार पर 2014 में 55 लाख करोड़ कर्ज था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया। यानी पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसी तरह 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2023 तक बढ़कर 50 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। केंद्र की यूपीए और एनडीए सरकार के बीच तुलना करें तो 2014 के बाद से अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में मनमोहन सिंह सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। यानी मनमोहन सरकार के समय विदेशी कर्ज ज्यादा लिया गया था। राज्य और केंद्र सरकारों का कर्ज मिलाकर सितंबर 2023 में देश पर कुल 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अगर भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान लें तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। लेकिन किसी देश की सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है? एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार की आमदनी और खर्च पर कर्ज निर्भर करता है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जब सरकार कर्ज के पैसों को ऐसी जगह खर्च करती है जहां से रिटर्न नहीं आता तो राजस्व घाटा बढ़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर खर्च कहां करती है? 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे हर महीने मुफ्त अनाज, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों को सालाना 6,000 रुपए और PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता। लेकिन जापान और अमेरिका जैसे देशों पर भारत से ज्यादा कर्ज है। फिर IMF भारत को चेतावनी क्यों दे रहा है? अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश ये कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत वैश्विक संस्थाओं या बड़ी प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है। ऐसे में कर्ज चुकाना ज्यादा मुश्किल होगा। विकसित देशों की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए उन पर कर्ज का दबाव कम पड़ता है। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। इस साल बजट में क्या बदलाव होंगे, क्या क्या नया होगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये डर भी सता रहा है कि कहीं बजट फिर से लीक ना हो जाए, क्योंकि साल 1950 में ऐसा हो चुका है। क्या था बजट लीक का पूरा मामला और इससे जुड़े नियमों में बदलाव? जब 1950 में बजट लीक हुआ था तब जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री थे। बजट पेश करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, तभी बजट के लीक होने की खबर आई। इस चूक के कारण जॉन मथाई को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही बजट पेश करने के नियमों में बदलाव किए गए। उस साल तक बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन घटना के बाद प्रिंटिंग प्रोसेस को नई दिल्ली के मिंटो रोड शिफ्ट करना पड़ा था। सुरक्षा कारणों से साल 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छपने लगा। साथ ही बजट पेश होने तक प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ को मंत्रालय में पैक कर दिया जाता है। न ही वो अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही घर वालों से बात कर सकते हैं। देश का पहला बजट 164 साल पहले 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। वहीं आजादी के बाद वित्त मंत्री R.K. शंमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में बजट पेश किया था, जो 31 मार्च 1948 तक के लिए ही मान्य था। इसके बाद 1950 में गणतंत्र की स्थापना के
बाद जॉन मथाई ने देश का बजट पेश किया था। ये वही साल था जब बजट लीक हुआ। तब बजट इंग्लिश लैंग्वेज में पेश किया जाता था, लेकिन 1955 में पूर्व वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था। इस साल से डिसाइड हुआ कि बजट दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। 1971 में बजट को लेकर एक और इतिहास बना जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया। उस वक्त वित्त मंत्रालय उनके पास था और वो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। फिर 2019 में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री बनी। साथ ही इन्होंने बजट से जुड़े दस्तावेजों को कैरी करने के लिए ब्रीफ केस का इस्तेमाल बंद कर दिया और उसकी जगह बही खाता जैसा दिखने वाले बैग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सबसे लंबे 2 घंटे 42 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड भी सीतारमण के नाम है। इसके विपरीत 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने केवल 800 शब्दों में सबसे छोटा भाषण दिया था। अब तक मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है। वहीं मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमचारी ने 6 बार बजट पेश किया है। अब एक नजर बजट के नियमों के बदलाव पर। बजट की प्रिंटिंग शुरू होते ही हलवा सेरेमनी की जाती है। इसमें वित्त मंत्री की ओर से बजट से जुड़े सभी कर्मियों को हलवा बांटा जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में हलवे की जगह मिठाइयां बांटी गई। 1999 से पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन उस साल से सुबह 11 बजे पेश होने लगा। वहीं साल 2016 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन पर पेश होता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी की तारीख तय की गई। इसके अलावा 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया गया। साल 2021 में ऐसा पहली बार हुआ था जब पेपरलेस बजट पेश किया गया था। चुनाव के मद्देनजर इस बार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं की जाएंगी। इस बार के बजट में 3 बड़े ऐलान होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि की सालाना 6,000 रुपए की रकम बढ़ाकर 8,000 रुपए की जा सकती है। महिला किसानों के लिए ये राशि 12,000 रुपए की जा सकती है। इसके अलावा टैक्स छूट की लिमिट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट में बढ़ोतरी हो सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि बीते 3 अंतरिम बजट में जनता को क्या सौगात दी गई। सबसे पहले 2019 की बात। साल 2019 के अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट दी गई थी। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पर मिलने वाले ब्याज पर TDS लिमिट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई। किसान सम्मान योजना का ऐलान किया गया। साल 2014 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कुछ एक अहम ऐलानों को छोड़कर बड़ी घोषणाएं नहीं की। 2014 में छोटी कारों और बाइक पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 8% करने की घोषणा की गई। SUV पर एक्साइज ड्यूटी 30% से घटाकर 24% हुई। निर्भया फंड की राशि बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए की गई। साल 2009 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कुछ अहम ऐलान किए थे। टैक्स पर छूट 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 1,95,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दी गई। विधवा पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार के अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या बजट कोई सरप्राइज लेकर आता है।